नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी अडानी मामले पर फंसी मोदी सरकार की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े ऐलान की, बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हुई कांग्रेस की, त्रिपुरा में मचे चुनावी घमासान की, जानेंगे जातिगत जनगणना को लेकर कैसे बैकफुट पर आई बीजेपी की, कर्नाटक चुनाव को लेकर क्या है सिद्धारमैया का एक्शन प्लान, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीनी ऐप्स पर लगे बैन की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के स्कूलों में बहाली को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजीवीके सक्सेना पर बोला हमला, कहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। 10 जनवरी को सिंगापुर से इलाज कराकर वापस देश लौट रहे हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल परवेज मुशर्रफ के नहीं रहने पर शशि थरूर के ट्वीट पर बवाल, बीजेपी बोली यही है कांग्रेस की प्रवृत्ति, थरूर ने मुशर्रफ को बताया था शांति दूत। सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, 38% से 42% हो सकता है महंगाई भत्ता। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कल का दिन अडानी ग्रुप के लिए काफी अहम होने वाला है। सेबी ने अडानी को लेकर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सेबी अडानी को लेकर क्या एक्शन लेता है। लेकिन कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष अडानी मामले पर फुल एक्शन में है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही देश में हंगामा मचा है। गौतम अडानी का पूरा साम्राज्य ढहता नजर आ रहा है। उनकी कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा टूट चुके हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है। आम निवेशक मुश्किलों में हैं। बैंकों का बड़ा कर्ज फंसता दिखाई दे रहा है। लेकिन मोदी सरकार दावा कर रही है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और न ही वो अडानी ग्रुप पर कोई एक्शन लेने जा रही है। जो करना है सेबी और आरबीआई को करना है। विपक्ष संसद में चर्चा और जेपीसी की मांग कर रहा है तो सरकार किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। अडानी मामले में सबसे ज्यादा नुकसान एलआईसी को हुआ है। अभी तक एलआईसी को 38,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। एलआईसी ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में मोटा निवेश किया है और हर जगह से उसे बड़ा नुकसान हुआ है। अकेले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर ही एलआईसी को 9,000 करोड़ का नुकसान दे चुके हैं। एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7 दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों के चलते 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाए हैं। ऐसे में अब नजरें सोमवार को संसद सत्र पर होंगी। विपक्ष साफ कर चुका है कि उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो संसद नहीं चलने देगा। आरबीआई दावा कर रहा है कि वो इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बैंकों से अडानी को दिए कर्ज की जानकारी मांगी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा कर रही हैं कि एफपीओ आते ही और वापस भी चले जाते हैं। देश की विश्वसनीयता पर इसका असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर आम निवेशकों पर जरूर पड़ रहा है। अडानी मामले पर मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। फंसी तो वो समान नागरिक संहिता कानून पर भी गई है। आज लखनऊ में हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूसीसी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद बोर्ड ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार यूसीसी को उन पर नहीं थोप सकती। और क्या कुछ कहा है बोर्ड ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संकेत दे रही है। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कमेटी गठित हो रही है। साफ है बीजेपी यूसीसी के जरिए 2024 में बहुसंख्यक वोटों को हासिल करने की कोशिश में जुटी है। बीजेपी की इस कोशिश का विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। सवाल उठा रहा है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं। हर धर्म को मानने वालों की परंपराएं अलग अलग हैं। ऐसे में सरकार क्यों समान नागरिक संहिता पर जोर दे रही है? यूसीसी से सबसे ज्यादा डर अल्पसंख्यक समुदाय में दिख रहा है। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि समान नागरिक संहिता लागू करने का सरकार अगर कोई फैसला करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। यूसीसी को पूरी तरह से अलोकतांत्रिक बताया गया है। बोर्ड ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों को देखते हुए सरकार को समान नागरिक संहिता को लागू करने का विचार छोड़ देना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देश के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की छूट है। कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वो सभी की धार्मिक आजादी की हिफाजत करे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस समय देश में नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में भाईचारे को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। अगर भाईचारा समाप्त होता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान देश को होगा। दरअसल यूसीसी को लेकर इस समय हंगामा कानून मंत्री किरण रिजिजू के उस बयान से है जो उन्होंने संसद में दिया। रिजिजू ने कहा कि समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग द्वारा अपने विचार के लिए लिया जा सकेगा, जिसके बाद बीजेपी इस मुद्दे को हवा देने में जुट गई है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर अपने तेवर कड़े कर लिए हैं, जो मोदी सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अच्छा संकेत तो कांग्रेस के लिए राज्यों से आ रहा है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस काफी मजबूत हुई है। राहुल की अगुवाई में निकली भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस के अंदर नई जान फूंक दी है, जिसका सीधा फायदा आने वाले चुनावों में कांग्रेस को होता नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज साबित हो रही है। पार्टी को तो इसका लाभ मिल ही रहा है, साथ ही कांग्रेस के सहयोगी भी इसका लाभ उठाने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश भले ही दावा कर रहे हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वैचारिक यात्रा थी, लेकिन पार्टी को इसका असर लोकसभा चुनावों में दिख रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस की परीक्षा हो जाएगी। 3 महीने बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट राज्य में आ रही है, उससे कांग्रेस का उत्साह बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने राज्य में कांग्रेस की गुटबाजी को भी समाप्त कर दिया है। यात्रा से कांग्रेस के काडर में जबरदस्त उत्साह आया है, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसका असर दिखाई दिया है। इन दोनों ही राज्यों में यात्रा के साथ जुड़ा लोगों का हुजूम देखकर राहुल गांधी भी दंग रह गए थे और उन्होंने कहा था, जैसा समर्थन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला वैसा कहीं नहीं मिला था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी नेता भी मान रहे हैं कि इसने कांग्रेस को एकजुट किया है और जो लड़ाई पहले आसान मानी जा रही थी वो बेहद मुश्किल हो गई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, तो कर्नाटक में उसका बुरा हाल बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनावों में इसका असर दिखाई भी दे चुका है, जहां बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर हार गई। राहुल गांधी की इस यात्रा की अपार सफलता ने बीजेपी की जमीन को खिसका दिया है। जमीन तो त्रिपुरा में भी बीजेपी की खिसकती दिख रही है। त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन से बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बरकरार रख पाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो कैसे कांग्रेस लेफ्ट ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें, देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रिपुरा चुनाव में ग्रेटर टिपरालैंड की मांग उठाकर टिपरा मोथा ने सभी दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्युत देव वर्मा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। टिपरा मोथा त्रिपुरा की 60 में से 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 25 सीटों पर यह जबरदस्त मुकाबले में दिखाई दे रही है। स्थानीय स्तर पर किए गए सर्वे टिपरा मोथा की सीटों की संख्या 2 अंक में पहुंचने के दावे कर रहे हैं। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो त्रिपुरा में कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी आईटीएफटी गठबंधन में से किसी के लिए भी बहुमत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी और सीपीएम दोनों ही ग्रेटर टिपरालैंड की मांग का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे उन्हें त्रिपुरा की 40 सीटों पर नुकसान हो सकता है। प्रदेश के सीएम मणिक शाह ने साफ कर दिया है कि त्रिपुरा का अब विभाजन नहीं होगा, लेकिन उनके बयान में टिपरा मोथा की बढ़ती लोकप्रियता का डर भी दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर सीपीएम ने इस मामले में थोड़ा नर्म रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। दरअसल सीपीएम ने चुनाव के बाद टिपरा मोथा से बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। सीपीएम ने देव वर्मा को गठबंधन का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन देव वर्मा ने साफ कर दिया था कि गठबंधन तो तभी करेंगे जब उनकी अलग राज्य की मांग को सहयोगी दल भी स्वीकार करेंगे। 2021 में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद की 30 सीटों के लिए हुए चुनाव में टिपरा मोथा ने 18 सीटें हासिल की थी। टीटीएडीसी के क्षेत्र में त्रिपुरा की जनजातीय बहुल 20 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां देव वर्मा की मजबूत पकड़ बनी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कितने राज्यों में कमबैक करती है, अब इसका हर किसी को इंतजार है। इंतजार तो जातिगत जनगणना का भी लंबा होता जा रहा है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। जातिगत जनगणना पर बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के सुर अब इसे लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं, जिस कारण से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। मोदी सरकार के तमाम विरोध को किनारे कर बिहार की नीतीश सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करा रही है। जनगणना का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरा चल रहा है। इस बीच देश के दूसरे राज्यों में भी जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। यूपी में सपा चीफ अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि सत्ता आने पर वो यूपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। सपा इसे लेकर बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी में जुटी है। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर अखिलेश यादव पूरे प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सपा के ऐलान से यूपी बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी छोड़कर सभी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं और अब बीजेपी नेता भी इसका समर्थन करने को मजबूर हो रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि बीजेपी ने जातिगत जनगणना का विरोध कभी किया ही नहीं। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। जातिगत जनगणना कराने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली इस तरह की जनगणना उस सरकार का विशेष अधिकार होता है। दरअसल अभी जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं वो करीब 100 साल पहले के हैं।
देश में 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। आजाद भारत में 2011 में ये हुई, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। राजनीतिक दलों का दावा है कि एक बार सभी जातियों का डेटा सामने आ जाए तो उस हिसाब से नीतियां बनाई जा सकेंगी, जिसका लाभ हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच सकेगा। जातिगत जनगणना को लेकर अब बीजेपी ही बटी नजर आ रही है, जिससे आने वाले वक्त में इस मुद्दे पर उसकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मुश्किलें तो कर्नाटक में भी बीजेपी की बढ़ी हुई हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस समेत सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया है कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा। अब उनके इस ऐलान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने ऐलान कर दिया है कि इस बार होने वाला विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा। हालांकि कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी वो राजनीति में काम करना जारी रखेंगे। कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 224 सदस्यों वाली राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 24 मई 2023 को खत्म हो रहा है। इससे पहले 2018 में राज्य में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने मिलकर सरकार बनाई थी और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी सियासी चालाकियों से अपनी सरकार बनाई। लेकिन फिलहाल राज्य में एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और कांग्रेस की जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुट गई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में पार्टियों के नेता जनसभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धारमैया बीदर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। रैली के दौरान पूर्व सीएम ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे। इस दौरान 2013 और 18 के अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें 5 साल मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला था। देवराज उर्स के बाद सिद्धारमैया दूसरे ऐसे सीएम रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का इतिहास रहा है, लेकिन अब सिद्धारमैया के इस ऐलान से साफ है कि अगर कांग्रेस राज्य की सत्ता पर काबिज होती है तो इस बार भी राज्य की बागडोर सिद्धारमैया के हाथों में रहने वाली है। यानी कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात चीन की। चीन को लेकर आज 2 बड़ी खबरें सामने आई। सबसे पहले चीन के मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए छोड़े गए बलून को अमेरिका ने गिरा दिया। अमेरिका का दावा था कि ये उसकी जासूसी कर रहा था। तो दूसरी ओर भारत सरकार ने चीन को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी ऐप पर एक बार फिर सरकार ने बैन लगाया है। एक बार फिर चीनी ऐप ब्लॉक करने का फैसला भारत ने लिया है। केंद्र सरकार ने चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद 232 मोबाइल ऐप को बैन और ब्लॉक करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। इसमें 138 ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले और 94 लोन देने वाले ऐप शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने पिछले हफ्ते इन ऐप को बैन और ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। जांच में पता चला है कि ये ऐप्स लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते हैं। बाद में कर्ज न चुका पाने पर उन्हें परेशान करते हैं। इन ऐप के जरिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को निशाना बनाया जाता है। उन्हें लोन लेने का लालच दिया जाता है। बाद में कर्जदारों पर सालाना 3000% तक ब्याज बढ़ा दिया जाता है। इससे परेशान होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ लोगों ने खुद की जान भी ले ली। सरकार ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया है कि इन ऐप पर भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट मौजूद है। सरकार 6 महीने पहले लोन देने वाली चीनी ऐप का विश्लेषण शुरू किया था, जिससे पता चला कि 94 ऐप्स ई स्टोर पर उपलब्ध हैं। कुछ ऐप थर्ड पार्टी लिंक के जरिए काम कर रहे हैं। इन ऐप में चीनी कनेक्शन सामने आने के बाद इन्हें बैन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले भी भारत सरकार चीन के 200 से ज्यादा ऐप बैन कर चुकी है, जिसमें टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसे पॉपुलर ऐप भी शामिल है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।